यहाँ पर हम देखते हैं यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर क्या पैटर्न है, परीक्षा की योजना क्या है। जैसे प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार का चयन हेतु सिविल सेवा की परीक्षा, वस्तुपरक तथा विभिन्न सेवाओं और पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवार का चयन करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा लिखित तथा साक्षात्कार होता है, यानी कि प्री होती है, मेन होती है, इंटरव्यू होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, प्री जो एग्ज़ाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव होती है, वस्तुपरक, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें आते हैं। 2 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। और खंड सेकंड में जो होते हैं, इस विषय में 400 अंक होंगे। जो प्री का एग्जाम पेपर होता है, 200-200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, तो अधिकतम यहाँ पर 400 अंक होंगे। और यह परीक्षा केवल परीक्षण के रूप में होगी। प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए अंकों को अंतिम योग्यता क्रम की निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाएगा, यानी इनको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं पदों में भरी जाने वाली संख्या की कुल संख्या का लगभग 12 से 13 गुना होती है। यानी कि प्री से जो बच्चे पास होते हैं वो 12 से 13 गुना पास किए जाते हैं। जितनी पोस्ट होती हैं, जैसे 900 पोस्ट हैं, तो 900 को 13 गुना प्री से हम लेते हैं, प्री एग्ज़ाम पास होने के बाद में। और केवल वे ही उम्मीदवार जो आयोग के द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, उस वर्ष की प्रधान परीक्षा यानी जो मेन एग्ज़ाम होती है उसमें प्रवेश के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आयोग सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए जो योग्य उम्मीदवार है उसकी सूची तैयार करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र में पत्र सेकंड में 33% अंक और सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट के कुल जो अंक हैं उन पर आधारित होगा। यानी पेपर सेकंड में यहाँ पर प्रश्न पत्र सेकंड में 33% अंक लाना जरूरी है, और पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर प्री की एग्ज़ाम को निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न पत्र में ऐसे कुछ एक प्रश्नों को छोड़कर जिसमें ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग, ऐसे प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और इतना उपयुक्त नहीं उत्तर दिए जाने वाले विभिन्न अंकों के रूप में अंतर्निहित है। उम्मीदवार के द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाती है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ पर 4 विकल्प होते हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.33% यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तरों में से ठीक ही क्यों न हो। उस प्रश्न के लिए वही दंड होगा जो नेगेटिव मार्किंग में दिया जाता है। यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो उस प्रश्न पत्र के लिए कोई दंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा होती है, मेन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। लिखित परीक्षा में खंड सेकंड में उपखंड ख में दिए गए विषयों में परंपरागत निबंधात्मक शैली के 9 प्रश्न पत्र होते हैं, यानी 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 2 पेपर हैं वो अनिवार्य हैं, 9 में से 2 अनिवार्य हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये अनिवार्य होंगे। खंड ख के पैरा 1 के नीचे नोट में हम देखेंगे सभी अनिवार्य प्रश्न पत्र 1 से 7 तक ये होते हैं जो कि मेरिट में जुड़ते हैं। और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार होता है 275 नंबर का, और ये 7 पेपर होते हैं 250 नंबर के, 250 इंटू 7 0 7 5 35 लगे 3 7 14 3 17 1750 के होते हैं। 275 का इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से ये 5 12 2 1 2025 नंबर टोटल होते हैं, और इनके आधार पर सिलेक्शन होता है। और इन 2075 अंकों में इंटरव्यू में कोई भी न्यूनतम अंक नहीं है कि भाई आपको इंटरव्यू में 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर कुछ लाने हैं।
कितने भी आप इंटरव्यू में अपने नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार उम्मीदवार के द्वारा प्रधान परीक्षा, लिखित भाग और साक्षात्कार से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम तौर पर उनके रैंक का निर्धारण किया जाता है। उम्मीदवार को विभिन्न सेवाओं का आवंटन परीक्षा में उनके रैंकों और विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा दिए गए वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अब खंड सेकंड में जो पेपर होता है, जैसे प्रारंभिक पेपर होता है खंड सेकंड में, जो प्री का पेपर होता है प्रारंभिक पेपर, इसमें 2 अनिवार्य पेपर होते हैं, प्रत्येक 200 नंबर का होता है। दोनों प्रश्न पत्र हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। सिविल सेवा पेपर सेकंड है, उसमें 33% अंक लाना कंपलसरी है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण है, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इनका सिलेबस है आगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे की अवधि का होता है। और यहाँ पर प्रधान परीक्षा की बात करें, मेन जो परीक्षा होती है, मेन एग्जाम, लिखित परीक्षा में हमारी बात करें जो कंपलसरी पेपर हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र क्या है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक कोई भारतीय भाषा पर इसका पेपर होता है 300 अंक का। और प्रश्न पत्र ख है, ये अंग्रेजी का होता है। वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों का आधार बनाया गया है उसमें 300 अंक का अंग्रेजी का होता है स्पेशल, और एक भारतीय भाषाओं का होता है। अब यहाँ से मेरिट में नंबर जुड़ना स्टार्ट होता है, जैसे निबंध है 250 नंबर का निबंध होता है। फिर एक पेपर आता है पेपर फर्स्ट, जिसको जीएस फर्स्ट बोला जाता है इसको। इसमें सामान्य अध्ययन फर्स्ट बोलेंगे, जीएस फर्स्ट। भारतीय विरासत के बारे में पूछा जाता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत की किस तरीके की विरासत है, भारत की किस तरीके की संस्कृति है। विश्व का इतिहास यहाँ पर पूछा जाता है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, विश्व का भूगोल भी पूछा जाता है, विश्व का समाज भी पूछा जाता है। ये 250 नंबर का हो गया। फिर हमारा आता है जीएस सेकंड। जीएस सेकंड जो पेपर है, इसमें क्या होता है, जीएस सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन सेकंड के बारे में बताया गया है। इसमें शासन प्रणाली होती है, शासन व्यवस्था होती है। सामान्य अध्ययन सेकंड में शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में जैसे संविधान के बारे में बताया जाता है, शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में ये जीएस सेकंड से पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय किस तरीके से दिया जाता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है भारत का, क्या किस तरीके से भारत में सामाजिक शासन व्यवस्था है, किस तरीके का भारत का संविधान है, शासन प्रणाली किस तरीके से भारत में। फिर जीएस थर्ड पेपर की बात करते हैं। जीएस थर्ड पेपर में क्या पूछा जाता है, इसमें प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है, जैव विविधता के बारे में पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा जाता है, सुरक्षा के बारे में और पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है। तो 250 नंबर का ये पेपर हो गया। फिर हम बात करते हैं GS4 की। GS4 होता है, GS4 का पेपर जो होता है वो एथिक्स रिलेटेड होता है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से रिलेटेड होता है। ये भी 250 नंबर का होता है। फिर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑप्शनल फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। इसी तरीके से ऑप्शनल सेकंड है, ये भी 250 नंबर का होता है। इस तरीके से 1785 नंबर होते हैं। 275 हमारे साक्षात्कार हो जाते हैं। 2025 में से जो भी मेरिट बनती है वो उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो यहाँ पर जैसे जो विषय दी गई हैं उनमें से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। जो भारतीय संविधान में 22 भाषा दी गई हैं उनमें से एक विषय चुन सकते हैं, जो 300 नंबर का कंपलसरी पेपर है। भारतीय भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र क्या और प्रश्न पत्र क्या है, मैट्रिकुलेशन अथवा यानी 10वीं की कक्षा के स्तर का वो पेपर होता है। इसमें केवल योग्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क नंबर हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि हम बात करें, सभी उम्मीदवारों को निबंध, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन भारतीय भाषा और अंग्रेजी के उनके जो योग्य प्रश्न पत्र के साथ ही किया जाएगा। परंतु निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों पर केवल ऐसे उम्मीदवार के मामले विचार किया जाएगा जो योग्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25% भारतीय भाषा जो चुनी गई है 25% अंक आने चाहिए और अंग्रेजी में 25% अंक प्राप्त करने चाहिए। अगर ये अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो आगे उनकी कॉपी यहाँ पर चेक नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि उम्मीदवार को केवल प्रश्न पत्र फर्स्ट से 7th प्राप्त अंकों का परिगणन यानी मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। जो 1 से 7 पेपर होते हैं उनको ही मेरिट में गिना जाता है। आयोग परीक्षा के किसी भी या सभी प्रश्न पत्रों को योग्य अंक निर्धारित करने का विशेष अधिकार है, यानी कि मिनिमम अंक पासिंग मार्क को निर्धारित कर सकता है जो भी आयोग है। तो ये सारी भाषा हैं, इनमें से एक भाषा सुन करके हम उसको
काम में ले सकते हैं। प्रधान परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय हैं, कौन कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान है, पशुपालन, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, लॉ ले सकते हैं, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र ले सकते हैं, प्राणी विज्ञान ले सकते हैं। इस तरीके की हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक विवरणात्मक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और जो योग्य भाषाएं हैं, प्रश्न पत्र क और ख को छोड़कर उम्मीदवार को सभी प्रश्नों के उत्तर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। इसके बावजूद ऐसे उम्मीदवार को वैकल्पिक पेपर अंग्रेजी में लिखने का भी विकल्प होगा यदि उन्होंने योग्य भाषा पेपर क और पेपर ख को छोड़कर पेपर फर्स्ट और 5 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक में लिखने का विकल्प चुना हो। जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करते हैं, वे यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों, यदि कोई हो, उसका विवरण स्वयं द्वारा चयन की गई भाषा के अतिरिक्त कोष्टक या ब्रैकेट में अंग्रेजी में दे सकते हैं। तथापि उम्मीदवार यह नोट करे कि यदि वे उपरोक्त नियम का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारणवश कुल प्राप्तांक जो उन्हें अन्यथा प्राप्त हुए हैं उनमें कटौती की जाएगी और असाधारण मामलों में उनके उत्तर अनधिकृत माध्यम में होने के कारण उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कुछ तकनीकी हैं, कोई उनको हम कोष्टक में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं उन शब्दों को। प्रश्न पत्र भाषा के साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़कर के केवल हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ पर दिया गया है आगे। अब फिर हम देखते हैं सामान्य अनुदेश क्या है। जैसे कि उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं लिखने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर हम बात करें दृष्टिहीन या चलने में असमर्थ के लिए, यहाँ पर उम्मीदवार को असमर्थता, उसकी कार्य निष्पादन क्षमता 40% क्षमता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। किसी लेखन सहायक की योग्यता की शर्तें, परीक्षा हॉल में उसके आचरण और वह सिविल सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार किसी सीमा तक हम बात करें सहायता कर सकता है। इन बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन नियमों का पालन करने के लिए उम्मीदवार को सभी दृष्टिहीन उम्मीदवार माना जाएगा। यदि दृष्टि दोष का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है तो निर्धारित की गई कसौटी पर आधार माना जाएगा। सुधारों के बाद की बात करें, जैसे कि स्वस्थ आँख है, 6/9, 6 जो भी आँखों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें साक्षात्कार परीक्षण की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है, उम्मीदवार वस्तुनिष्ठ जो वैकल्पिक परीक्षण पूछता है उसमें उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं। और यहाँ पर हम देखें उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग की परंपरागत निबंध शैली के प्रश्न पत्रों के लिए साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति है। यद्यपि प्रोग्रामेबल प्रकार के कैलकुलेटर का प्रयोग उम्मीदवार द्वारा अनुचित साधन अपनाया जाना माना जाएगा। परीक्षा भवन में कैलकुलेटर को मांगने और बदलने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का ही प्रयोग करें। प्रश्न पत्रों में SI इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित सूक्ष्म एवं सशक्त अभिव्यक्ति का श्रेय मिलेगा। यहाँ पर सतही ज्ञान के लिए अंक यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से नहीं पढ़ी जा सके तो उसके मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट दिए जाएंगे। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी विषयों में कुछ मिनिमम अंक यहाँ पर निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे साक्षात्कार परीक्षण की बात करें, उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा। इसके सामने उम्मीदवार को परिचय व्रत का अभिलेख होगा। इसमें सामान्य रुचि के बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साक्षात्कार इस उद्देश्य होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेरकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तिगत दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने से अभिप्राय किसे की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की अपितु उसके सामाजिक लक्षण, सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट एवं तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता एवं गहराई, नेतृत्व एवं सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी की जांच यहाँ पर की जा सकती है।
साक्षात्कार में प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन में किया जाता है। साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवार के विशेष और सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी जांच लिखित प्रश्न पत्र में पहले ही की जा चुकी है। उम्मीदवार से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में पारंगत हों, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर, उनके राज्य और देश के भीतर और बाहर घट रही हैं। आधुनिक विचारधारा, नई नई खोजों में भी रुचि लें, जो कि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है। अब परीक्षा का विवरण हम देखते हैं। जनरल सिलेबस क्या है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, 200 अंक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, वो पूछी जाती हैं। भारत का इतिहास पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल क्या है। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल किस तरीके से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता यानी भारतीय राजतंत्र और शासन के बारे में पूछा जाता है। भारतीय राजतंत्र एवं शासन में संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे पूछे जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि पूछी जाती है। पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य जो मुद्दे हैं, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, फिर सामान्य विज्ञान से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर जो प्रश्न पत्र सेकंड होता है 2 घंटे का, जिसमें 33% अंक लाना कंपलसरी है, और 10वीं कक्षा का स्तर होता है। इसमें बौद्धिकमता, संचार कौशल सहित व्यक्तिगत कौशल पूछा जाता है। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर पर होने चाहिए। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर का होता है, और इसमें अंक जो आने चाहिए वो 33% अंक यहाँ पर आना चाहिए। मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता है, तब उसे अयोग्य यहाँ पर ठहराया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक गुणों एवं उनके गहन ज्ञान का आंकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार और स्मरण शक्ति का आंकलन करना नहीं है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र सेकंड से 5 प्रश्नों का स्वरूप, उनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके, जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ, परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, उद्देश्य और मांगों का विश्लेषण एवं इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक एवं सारगर्भित उत्तर दें। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र जो होते हैं 2 ऑप्शनल पेपर। पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर यानी स्नातक डिग्री से ऊपर और मास्टर डिग्री से निम्नतर स्तर पर होता है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक की डिग्री के स्तर का होता है। सिविल सेवा परीक्षा की योजना में सम्मिलित प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम इस तरह से है कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर आहार प्रश्न पत्र, यानी कि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी एवं संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट और सही रूप से प्रकट करना है। गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना। प्रश्न पत्र का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार से होता है, जैसे दिए गए अध्यांशों को समझना, संक्षेपण, लघु प्रयोग एवं शब्द भंडार, लघु निबंध। भारतीय भाषा में दिए गए गद्यांशों को समझना, संक्षेपण, शब्द प्रयोग एवं शब्द भंडार, लघु निबंध एवं अंग्रेजी से भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। भारतीय भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन के समकक्ष स्तर के होंगे, जिनमें केवल योग्यता प्राप्त करनी होती है, नॉर्मल। इस प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे। अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवार की अंग्रेजी और संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे, अनुवाद को छोड़ करके। प्रश्न पत्र फर्स्ट में हम देखें, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा।
उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें, अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें, संक्षेप में लिखें। प्रभावी एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर अंक प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर जो होता है फर्स्ट, सामान्य अध्ययन भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इसमें भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू यहाँ पर शामिल होंगे। दूसरा, यहाँ पर 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय होंगे। तीसरा, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम, इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता संग्राम, इससे विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। फिर है हमारा महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनकी रक्षा के उपाय। फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, और सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। फिर विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जैसे विश्व वर्ग के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। फिर हम देखते हैं जीएस सेकंड का जो पेपर है। जीएस सेकंड के पेपर में क्या पूछा जाता है? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे कि हमारा भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार क्या है भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान और भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना। फिर हम देखें संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियाँ। फिर विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। फिर भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। फिर है संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य, यानी संसद और राज्य विधायिका की संरचना, संसद और राज्य विधायिका का कार्य, संसद और राज्य विधायिका का कार्य संचालन, संसद और राज्य विधायिका का शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार एवं इससे उत्पन्न होने वाले विषय। फिर है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, कार्यपालिका न्यायपालिका का संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक व अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। फिर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। फिर है सांविधिक, विनियामक एवं विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। फिर है सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप,
और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। फिर है विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग। विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में बताया गया है। फिर केंद्र एवं राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि एवं संस्थान एवं निकाय। फिर है स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र एवं सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। फिर गरीबी और भूख से संबंधित विषय। फिर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव। फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और उनके अधिदेश। फिर है जीएस थर्ड का पेपर। जीएस थर्ड का सिलेबस क्या है? जीएस थर्ड का सिलेबस है जैसे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें जैसे देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य और सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। फिर भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। फिर बुनियादी ढांचा है ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि है। निवेश मॉडल है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। फिर संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन। फिर विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, और फिर विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके अधिदेश। फिर है जीएस 4 पेपर। जीएस 4 पेपर में आता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति और उनके दृष्टिकोण और समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाता है, जैसे नीति शास्त्र और मानवीय से संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इनके निर्धारण एवं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा,
मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान। लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य, नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं। सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुर्विधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम और विनियम और अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों में सुदृढ़ीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था फंडिंग में नैतिक मुद्दे। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, ये सभी इस चीज़ में आते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम देखेंगे।